हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विला पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार से ही इंटर स्तरीय किरण पब्लिकेशन के सेट नंबर 7 के महत्वपूर्ण मैथ्स के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, आप 1 से 6 तक के प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्रैक्टिस सेट को प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिलता रहे। आइए स्टूडेंट्स, सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करेंगे तो सबसे जल्दी आप कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन में आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे 19, 20 और 21 दिए हुआ है। तो दोस्तों, आपको पहली का 2 गुना करना है। तो दोस्तों 19 का अगर मैं 2 गुना करूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा 38 प्लस दूसरी का दोस्तों यहाँ पे आपको करना है 3 गुना। तो 20 का 3 गुना दोस्तों 20 3 60 हो जाएगा। और तीसरी का करना है आपको 4 गुना, तो 21 चौका हो जाएगा दोस्तों 84। तो दोस्तों आप इसको जब जोड़ते हैं तो दोस्तों ये जोड़ करके आ जाएगा 182। लेकिन दोस्तों आपको 191 लाना है। तो मतलब कि 182 जो है दोस्तों ये सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार दोस्तों आप दूसरे ऑप्शन को भी चेक करेंगे। दूसरे ऑप्शन में दोस्तों पहले को आप 2 गुना करेंगे तो 21 दूना होता है 42, प्लस 22 का आप 3 गुना करेंगे, 22 तिया 66। उसी प्रकार दोस्तों 23 का 4 गुना कर लेंगे तो 23 चौका दोस्तों हो जाता है 92। दोस्तों जब आप इसको ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 200। तो दोस्तों ये भी जो है 191 नहीं आया, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो आपका ऑप्शन 2 नंबर भी आंसर नहीं होगा। उसी प्रकार दोस्तों तीसरे ऑप्शन को आप चेक करेंगे तो तीसरे ऑप्शन में आप देख रहे हैं 20 का यहाँ पे आपको 2 गुना करना होगा, तो 20 दूना 40। उसी प्रकार दोस्तों 21 का आपको 3 गुना करना होगा, 21 तिया 63 हो जाएगा, प्लस और तीसरे संख्या का आपको 4 गुना करना है, तो 22 चौका हो जाएगा 88। दोस्तों अगर आप इसको ऐड करते हैं तो दोस्तों ऐड करने पे ये बन जाएगा 191। तो ये दोस्तों सेटिस्फाई कर गया, इसलिए दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 77 नंबर में लिखा हुआ है, एक कार्यालय में 108 मेजें और 132 कुर्सियां हैं। उनमें यदि 1/6 मेजें और 1/4 कुर्सियां टूट जाए तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपको बताना है कुर्सियाँ जो टूट गई हैं और प्रत्येक को दोस्तों एक मेज और एक कुर्सी मिलनी है। तो दोस्तों आप अच्छी कुर्सी और अच्छी मेज़ों की संख्या यहाँ पे निकालेंगे। तो दोस्तों मैं M4 मेज़ यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। मेज़ की संख्या है दोस्तों 108। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1/6 मेज़ जो है वो टूट गई हैं। तो दोस्तों 1/6 अगर टूट गई हैं तो 6 में से अगर एक टूट गया दोस्तों तो 5 बच रहा है। इसका मतलब 5/6 आपको निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों 18 छक 61 हो जाएगा और 18 पाँचे 90 हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छे मेज़ों की संख्या दोस्तों ये हो जाएगा 90। उसके बाद दोस्तों आपको कुर्सियों की संख्या भी निकाल लेनी है। कुर्सियों की संख्या जैसे दोस्तों आप अगर निकालेंगे इसमें, तो यहाँ पे कुर्सियों की संख्या आप देख रहे हैं कि 132 है। और दोस्तों टूटी हुई कुर्सियों की संख्या आपको दिया हुआ है 1/4। तो दोस्तों अच्छे कुर्सियों की संख्या हो जाएगा 3/4। तो दोस्तों इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 4 तिये 12 और 4 तिये 12 और दोस्तों ये हो जाएगा 33 तिये 99। तो दोस्तों आप क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ये पूछा जा रहा है प्रत्येक को मेज़ और एक कुर्सी मिलनी है तो कितने लोग कार्य करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 90 मेज़ जो है वो सही है और 99 कुर्सियाँ सही हैं। लेकिन आप 90 मेज़ अगर सही तो 90 व्यक्ति तो बैठेंगे ही, और ये 90 जो है दोस्तों इस 99 में भी इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 90। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 78 नंबर में लिखा हुआ है, ए तथा बी को एक कार्य के लिए 1200 रुपये की राशि पर पूरे करने को दिया गया। ए अकेला उसे 15 दिनों में और बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। साथ में सी की मदद से वे 5 दिनों में काम को कर सकते हैं। तो आपको सी का हिस्सा दोस्तों बताना है कि सी को कितना जो है इस काम का राशि मिलेगा। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन में दिए वैसे आप लिखेंगे। ए को दोस्तों कितना दिन लग रहा है 15 दिन। उसी प्रकार दोस्तों बी को जो है इसी काम को करने में 12 दिन लग रहे हैं। और दोस्तों सी जो है इसको अगर मदद कर रहे हैं दोस्तों, तो मतलब कि तीनों इस बार काम कर रहे होंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों अगर मिल जाएँ दोस्तों, तो आपको सवाल में दिया हुआ है कितना दिन लगते हैं इसको 5 दिन। तो दोस्तों सबसे पहले आप इससे टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोस्तों टोटल वर्क अगर निकालेंगे 15 12 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 60। और दोस्तों ए अगर 15 दिन में अगर दोस्तों 60 काम कर रहा है तो वो एक दिन में 4 काम कर रहा होगा। उसी प्रकार बी अगर 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो दोस्तों बी जो है ये एक दिन में 5 काम करेगा, क्योंकि दोस्तों 12 पंचे 60 होता है।
उसी प्रकार तीनों मिल करके 5 दिन में अगर 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में दोस्तों ये 12 काम करेंगे। अब दोस्तों आपको 1200 रुपये की राशि जो है, इसी राशि में ये तीनों को मिलने हैं। तो दोस्तों तीनों का जो है एफिशिएंसी 12 का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों का एफिशिएंसी जो 12 का है। तो 12 का वैल्यू दोस्तों आपको दिया है 1200 रुपये। तो दोस्तों एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर आप इसको 12 से काटेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 रुपीज़। उसी प्रकार दोस्तों आपको सी का यहाँ पे हिस्सा पूछा गया है। तो दोस्तों सी का हिस्सा आप देख रहे हैं, ए का हिस्सा अगर दोस्तों 4 है, बी का 5 है, तो दोस्तों ये हो गया कितना 4 5 9, और तीनों का हिस्सा दोस्तों अगर यहाँ पे 12 है तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि 12 में से अगर मैं 9 घटा दूँ तो दोस्तों सी जो है इसका क्षमता होगा 3 का। तो दोस्तों सी के क्षमता के हिसाब से इसको पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि एक का वैल्यू अगर 100 है, 3 का वैल्यू निकालने के लिए 3 गुने 100 अगर मैं कर लूँ तो ये हो जाएगा 300 रुपये। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नलियाँ एक पोखर को सबसे जल्दी खाली कर सकती है। दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और दोस्तों इसी पे आपको ये सवाल को करने हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहला जो है इसमें लिखा हुआ है 60 सेंटीमीटर व्यास वाली एक नली। तो दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो नली है या जो नल होते हैं, नल का दोनों सिरा जो है दोस्तों ये वृत्ताकार आकार का होता है। तो दोस्तों आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल दोनों आपको तीनों कंडीशन से यहाँ पे निकालने होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस कंडीशन से अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और दोस्तों ये एक ही नल है इसलिए आपको 1 से गुना करेंगे यहाँ पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे पाई को पाई रहने दीजिए, और यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि व्यास 60 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्तों 30। तो अगर मैं दोस्तों 30 का स्क्वायर कर लूँ तो ये हो जाएगा 900। तो दोस्तों ये जो है 900 पाई, दोस्तों ये जो है 900 पाई जो है पानी जो है ये खाली कर सकता है। उसी प्रकार आप अगर दूसरे में इसको पुट करते हैं तो दूसरे से आपको वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लेना होगा। और दोस्तों इसमें जो है 2 नलियाँ जो है लगी हुई थी इसलिए आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो इसको मैं दोस्तों आगे सॉल्व करूँ तो ये यहाँ पे रेडियस जो है दोस्तों यहाँ पे 30 अगर व्यास है तो रेडियस 15 होगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे 15 रखूँ तो 15 का इसका 225, और 225 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोस्तों ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 450। तो दोस्तों ये जो है कितना पानी खाली कर सकता है, तो ये 450 पाई पानी खाली कर सकता है। उसी प्रकार दोस्तों आप इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 नलियाँ हैं तो 3 से आप यहाँ पे गुना करेंगे। तो दोस्तों पाई को पाई रहने दीजिए, और 20 सेंटीमीटर व्यास है दोस्तों तो ये इसका त्रिज्या हो जाएगा 10। और दोस्तों अगर मैं 10 यहाँ पे रखूँ तो ये इसका 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 100 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा 300। तो दोस्तों ये फाइनली कितना आ गया 300 पाई। 300 पाई ये जो है जल को खाली करेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि तीनों में से सबसे ज़्यादा पानी खाली कौन कर रहा है, तो जिसका व्यास 60 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 60 सेंटीमीटर व्यास वाला जो नली है वही पानी जो है जल्दी से खाली करेगा, और वो जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 80 नंबर में एक समबाहु त्रिभुज और उसके परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है या कितना होगा। तो दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज सबसे पहले आपको बना लेने होंगे। समबाहु त्रिभुज मैं आपको यहाँ पे दोस्तों बना देता हूँ। समबाहु त्रिभुज जो है दोस्तों इसमें तीनों भुजाएं जो है होती हैं आपस में इक्वल होती हैं, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ। और उसके परिवृत्त दोस्तों समबाहु त्रिभुज के बाहर एक आपको वृत्त बनाने जो इसके तीनों शीर्षों को टच करेगा। दोस्तों ये जो है मैं यहाँ पे परिवृत्त बना दिया हूँ, और दोस्तों यहाँ पे इसका सेंटर होगा बीच में, जहाँ से यहाँ पे इसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर, मैं इसको लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे वृत्त का या परिवृत्त का त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज के भुजा में एक रिलेशन होता है। तो दोस्तों परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है कैपिटल आर इज इक्वल टू a/√3 होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी फार्मूला की सहायता से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे आपको कह रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जान रहे हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। रेशियो आपको निकालने हैं तो रेशियो आप यहाँ पे लिख लेंगे। परिवृत्त के क्षेत्रफल दोस्तों जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दोस्तों आप यहाँ पे पाई रख लेंगे क्योंकि पाई में ही वैल्यू आपको दे रहा है ऑप्शन में, पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों आर जो आपको ये है, आर स्क्वायर जब आप करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कट रहा है आप काट लेंगे ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। दोस्तों ऊपर ऊपर जहाँ पे ए स्क्वायर कट जाएगा, इसके बाद कोई ऑप्शन जो है यहाँ पे कटने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से अगर मैं √3 को गुना कर लूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा 3√3 रेशियो। पाई से अगर मैं 4 का गुना कर लूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा 4 पाई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है 3√3 रेशियो 4 पाई। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 81 नंबर में लिखा हुआ है एक आयताकार समानांतर षटफलक के माप 2:2:1 के अनुपात में है और
उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन आपको यहाँ बताने हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आयताकार समानांतर सतह को ही घनाभ बोला जाता है। तो दोस्तों घनाभ का आप टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे आपको दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 × LB + BH + HL होता है। दोस्तों आप यहाँ पे इसको जो है दोस्तों 2x और अगले को भी 2x और दोस्तों 1 को आप x जो है मान लेंगे। x के फॉर्म में इसको मैं मान लिया हूँ। x के फॉर्म में मानने के बाद दोस्तों आप इसको आगे सॉल्व जब करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया के सामने आप टोटल सरफेस एरिया लिख लीजिए, जो कि 144 दिया हुआ है। 2 × दोस्तों आप यहाँ पे l और b को गुना करेंगे तो 2 दूना 4x² हो जाएगा। आगे दोस्तों b और h को गुना करेंगे 2x में, अगर मैं x को गुना कर लूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा 2x² प्लस h और l को गुना करें दोस्तों x को और 2x को यहाँ पे आप गुना करेंगे तो दोस्तों फिर से ये हो जाएगा 2x²। दोस्तों इसको जब आप आगे सॉल्व करते हैं तो दोस्तों ये जो है 2 से कट जाएगा 72 बार में, और यहाँ पे आप इसको 4x² 2x² और 2x² को अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 2 6 6 2 8 8x² = हो जाएगा 72। तो दोस्तों आप 8 से इसको काट लेंगे तो ये कट जाएगा 9 टाइम्स, और यहाँ पे दोस्तों x² का वैल्यू अगर 9 है तो दोस्तों x का वैल्यू इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट दोस्तों हो जाएगा 3। तो दोस्तों आप देख रहे हैं x का वैल्यू आपको आ चुका है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम जो है दोस्तों आप जानते हैं कि वॉल्यूम जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट का गुना होता है, 2x × 2x × x। दोस्तों आपको यहाँ पे l b और h का वैल्यू ये था, आप यहाँ पे सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 4x³ अब दोस्तों यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं पुट कर लूँ तो 4 × 3 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 3 का क्यूब आप जान रहे हैं, 3 का क्यूब 27, 27 चौका दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपको 108 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 82 नंबर में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, एक मशीन का अंकित मूल्य 6800 रुपये और उस पर 10% छूट उपलब्ध है। उसका दुकानदार उस मूल्य पर मौसम न रहने पर खरीदार को अंकित अतिरिक्त छूट देता है और उसे 5202 रुपये में बेच देता है। तदनुसार वह मौसमी छूट कितनी थी। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि अंकित मूल्य जो है उस वस्तु का 6800 रुपये है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले 6800 लिख लेंगे, उस पर 10% का छूट दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं 6800 पे अगर 10% का छूट दूँ तो दोस्तों ये जो है कितने में बेचाएगा। तो दोस्तों 6800 का 10% ये हो जाएगा 680। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 6800 में अगर 680 का जो छूट अगर दूँ तो कितना में यहाँ ये बेचाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपको 7 में से 6 गया 1 और ये हो जाएगा 6। तो दोस्तों ये जो है 10% के छूट देने के बाद 6120 रुपये में इसका विक्रय मूल्य होगा। दोस्तों इसमें अतिरिक्त छूट भी दे रहा है, अतिरिक्त छूट कितना में दे रहा है ये आपको बताने हैं, लेकिन अतिरिक्त छूट जब दिया है तो दोस्तों ये जो है फाइनली कितने में बेचा है, तो 5202 रुपये में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 6120 रुपये का सामान 5202 रुपये में बेच दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसका डिफरेंस पता करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 11, 1 में से 0 गया दोस्तों 1 और 61 में से दोस्तों 52 आप माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 9। तो दोस्तों 918 का इस बार छूट दिया, कितने पर दिया दोस्तों आप देख रहे हैं कि 6120 पे छूट दिया। तो दोस्तों आप यहाँ पे 100% निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये जो अतिरिक्त छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट यहाँ पे ये निकलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे। आप आगे इसको 9 से काट सकते हैं दोस्तों, 9 × 9 और दोस्तों 9 दूना 18। 9 से अगर मैं इसको काट ली दोस्तों 9 × 6 = 54 और दोस्तों यहाँ पे बच जाएगा आपको 7, तो 9 × 8 = 72। आगे आप इसको दोस्तों काट सकते हैं, 34 से कट जाएगा ये, 34 दूना 68 और दोस्तों ये हो जाएगा 34 × 3 = 102। 2 से अगर मैं ये 10 को काट लूँ दोस्तों तो ये 5 टाइम्स कटेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 3 और 5 का यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा कितना, 15%। तो दोस्तों अतिरिक्त छूट आपको आ चुका है 15%। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ए ने एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 3000 रुपया था क्रमशः 10% और 15% की क्रमिक छूटों पर खरीदी। उसने उसके 105 रुपये परिवहन खर्च के लिए दिए और 32 रुपये में बेच दी। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्रय मूल्य निकालने हैं दोस्तों कि क्रय मूल्य जो है उसको कितने में वो खरीदा है। अंकित मूल्य दोस्तों आप देख रहे हैं कि 3000 रुपये है। 3000 रुपये में दोस्तों पहला छूट उसको 10% का मिला है। तो दोस्तों ये जो है वो खरीदा होगा 90% में। उसी प्रकार दोस्तों आगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 15% का छूट मिला है, 15% का छूट मिला तो 85% में वो खरीदा। और दोस्तों इसको परिवहन पे जो है खर्चा लग गया 105। तो दोस्तों ये भी जो है क्रय मूल्य में ही काउंट होगा।
आप आगे इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आप देख रहे हैं नीचे 4 जीरो है, तो ऊपर का भी ये 4 जीरो आप कैंसिल कर लेंगे। तो दोस्तों आप इसको जब गुना करेंगे 3, 9 और 85 को जब आप गुना करेंगे दोस्तों तो यह आ जाएगा 2295। 2295 में अगर मैं 105 को यहाँ पे ऐड कर दूँ तो दोस्तों इसका ग्रामूल हो जाएगा 2400 रुपये। ग्रामूल हो जाएगा दोस्तों 2400 रुपये। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2400 रुपये में ये ख़रीदा है और इसको बेच कितने में दिया है दोस्तों, तो ये 3200 रुपये में बेच दिया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे निकालना है लाभ परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट। तो दोस्तों 3200 रुपये में अगर बेचा है 2400 का सामान, तो आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि 800 रुपये का जो है उसको प्रॉफिट हुआ। कितने पे, तो दोस्तों ग्रामूल पे ही होता है। ग्रामूल यहाँ पे आप नीचे अपॉन 2400 लिख लेंगे गुना 100%। दोस्तों यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 00 से ये 00 कट जाएगा और 8 से अगर मैं 24 को काट लूँ, 8 3 का 24, तो दोस्तों ये बच रहा है कितना 100/3%। तो दोस्तों इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 33.1/3%। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 33.1/3% बोलिए या 100/3% बोलिए। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 में दोस्तों लिखा हुआ है, एक दुकान में प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट दी जाती है। यदि मूल्य का भुगतान नगद राशि में किया जाए तो 12% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। तदनुसार यदि किसी वस्तु का आद्य मूल्य 250 रुपये हो तो उसके लिए खरीदार को नकद भुगतान करने पर कितनी राशि देनी होगी। तो दोस्तों ये जो है आपको आद्य मूल्य जो दे रहा है दोस्तों, ये आपका आद्य मूल्य है। आपको आद्य मूल्य मार्केट रेट प्राइसिंग होता है या आप इसको अंकित मूल्य भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपको निकालना है एसपी, मतलब कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दोस्तों आप देख रहे हैं कि 250 का सामान है, 250 अंकित मूल्य है, उस पर दोस्तों 12% और 10% का 2 छूट मिल रहा है दोस्तों। 10% का अगर मैं छूट अगर दूँ तो दोस्तों 90% मैं इसको बेचा। उसी प्रकार स्टूडेंट्स 12% का अगर मैं छूट दूँ तो दोस्तों 88% में ये बेचा गया। तो दोस्तों आप इसको आगे सॉल्व करेंगे 00 से, आप 00 को सबसे पहले काट लेंगे और दोस्तों 25 से मैं अगर ये 100 को काट दूँ, 25 चौका 100 और 4 से दोस्तों 88, 22 टाइम्स कट जाएंगे। दोस्तों आप इसका गुना करेंगे 22 को और 9 से जब गुना करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 198। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दार्जिलिंग की चाय, 25 रुपये प्रति किलोग्राम की असम की चाय परस्पर किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि उस मिश्रण को 32 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक किस्म का चाय जो है वो 32 रुपये प्रति किलोग्राम का वो ख़रीदा था और दूसरे किस्म का जो चाय था वो 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पे ख़रीदा था और दोस्तों उसको बेचा है कितने में, तो 32 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम पे, तो इसको 20% का लाभ हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस दोस्तों कितने में बेचा है, तो 32 रुपये 40 पैसे में। तो दोस्तों इसको लाभ हुआ है 20% का। तो दोस्तों ये हो जाएगा 100/120। दोस्तों पॉइंट से यहाँ पे 00 यहाँ पे कट जाएगा, 0 से मैं अगर 0 को काट लूँ उसके बाद मैं यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो 12 से दोस्तों ये कट जाएगा, 12 दूना 24। और दोस्तों यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8 12 7 84 हो जाएगा। दोस्तों ये हो जाएगा 27 रुपये प्रति केजी। तो दोस्तों 27 रुपये प्रति केजी के दर पे उसको ख़रीदा होगा, तब जाके उसको 32 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर पे वो उसको बेचा होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक किस्म का जो चाय है ये दोस्तों एलिगेशन सबसे अच्छा इसमें तरीका होगा। एक किस्म का चाय जो है दोस्तों वो 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पे, दूसरे किस्म की चाय दोस्तों आप देख रहे हैं 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पे, और दोस्तों उसको जब बेचा है इतना में तो दोस्तों वो ख़रीदा था 27 में, तो इसको आप बीच में लिख लेंगे और दोस्तों यहाँ पे आप ये क्रॉस यहाँ पे आप इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों मैं इसका डिफरेंस अगर करूँ 27 और 25 का डिफरेंस दोस्तों ये हो जाएगा 2 का, और 32 और 27 का डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों 5 का। तो दोस्तों इसको जो है 2:5 के अनुपात में इसका जो है मिलाया गया होगा इस दोनों किस्म की चाय को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 86 नंबर में लिखा हुआ है, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे वाले कुल 420 सिक्के हैं। उनकी कीमत का अनुपात 13:11:7 है। तदनुसार उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताना है और कुल सिक्कों की संख्या दोस्तों आपको दिया गया है। तो दोस्तों आप बताइए कि अगर मैं सिक्के की संख्या को सिक्के की संख्या के अगर बराबर कर दूं तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1 रुपये का जो सिक्का है वो 13 के अनुपात में है, 50 पैसे का सिक्का 11 के अनुपात में है, उसी प्रकार 20 पैसे का सिक्का 7 के अनुपात में है। तो दोस्तों 1 रुपये का सिक्का जो है वो 13 के अनुपात में है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 13 गुने 1। सिक्कों की संख्या को मैं सिक्कों की संख्या के बराबर कर रहा हूँ, प्लस दोस्तों 50 पैसे के सिक्के 1 रुपये कब बनेंगे, जब 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप गुना कर लेंगे और इसका अनुपात दिया है 11, तो 11 गुने 2 हो जाएगा,
प्लस दोस्तों 20 पैसे के सिक्के 1 रुपये कब बनेंगे, तो 20 पैसे का अगर मैं 5 सिक्का मिला दूँ तो 1 रुपया बन जाएंगे दोस्तों। तो यही 5 से गुना आपको 7 में कर लेने हैं आगे। तो दोस्तों इसका जो वैल्यू दिया है आपको सिक्कों की संख्या वो दिया है 420। दोस्तों आगे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 प्लस 22 प्लस 7 पंचे 35। तो दोस्तों इसका वैल्यू जो है आप ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख लेंगे 420। इसको दोस्तों आप जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 70। 70 का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 420। तो दोस्तों एक का वैल्यू आप देख रहे हैं हो जाएगा दोस्तों ये कट के हो जाएगा 6। एक का वैल्यू दोस्तों 6 आ गया। तो दोस्तों आपको पूछ रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या दोस्तों आप देख रहे हैं 50 पैसे यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है, तो 11 के अनुपात में इसका वैल्यू था। तो दोस्तों 11 का वैल्यू आप यहाँ पे निकालेंगे। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इसको 11 से अगर गुना कर दूँ, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 11 नहीं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 22 के रेशियो में था। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसको 22 का वैल्यू निकालेंगे। तो 22 को अगर मैं 6 से गुना कर दूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा 132। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 87 नंबर में लिखा हुआ है संख्या 37 को 2 ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि एक भाग के 5 गुने और दूसरे भाग के 11 गुने का योग 227 हो। तो दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन से इसको करने में बहुत जल्दी इसमें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन से आप देख रहे हैं कि संख्या जो है 37 है। 37 दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो 37 पूर रहा है। 20 और 17 37, 25 और 12 37 और 30 और 7 37। तो दोस्तों 37 तो सब में पूर रहा है। और आगे इसको जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख रहा है कि एक भाग के 5 गुना। तो दोस्तों मैं एक भाग मतलब 15 का 5 गुना अगर कर लूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों 15 5 75। दूसरे भाग का 11 गुना का योग। तो दूसरे भाग का अगर मैं 11 गुना 22 को 11 से अगर मैं गुना कर दूँ दोस्तों तो दोस्तों ये हो जाएगा 242। इसको मैं अगर ऐड कर दूँ दोस्तों तो ये हो जाएगा 5 2 7 और 24 और 7 31। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लाना है कितना, इसका योग 227। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 317 आया, मतलब कि ये जो है दोस्तों ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। आगे दोस्तों इसी को आप आगे करेंगे अगर तो दोस्तों पहले भाग मतलब कि इसका 5 गुना करेंगे, 20 का 5 गुना दोस्तों ये हो जाएगा 20 5 100 और 17 का दोस्तों आप 11 गुना करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 187। तो दोस्तों इसका आ जाएगा 287। तो दोस्तों आप देख रहे हैं 227 इसमें भी नहीं आया, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। आगे दोस्तों इसी को अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 25 का अगर मैं 5 गुना करूँ 25 5 125 अब प्लस 12 का अगर मैं 11 गुना करूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा 132। तो दोस्तों इसका जो आप जोड़ते हैं 5 2 7 13 और 12 दोस्तों हो जाएगा 25। तो दोस्तों इसका आ गया 257। तो दोस्तों ये भी जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये भी आंसर आपका ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों यही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर भी मैं आपको यहाँ पे चेक करके बता देता हूँ। 30 का अगर मैं 5 गुना करूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा 150 प्लस 7 का अगर मैं 11 गुना करूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा 77। दोस्तों जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 227। तो दोस्तों ये जो है सेटिस्फाई कर गया, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 30 और 7। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 लड़कों ए बी सी तथा डी की औसत आयु 5 वर्ष है और ए बी डी तथा ई की औसत आयु 6 वर्ष है। उनमें सी 8 वर्ष का है, तो ई की आयु आपको फाइंड करने हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले इसको योग इसका फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों योग जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का अगर आप यहाँ निकालते हैं तो दोस्तों इसका औसत आयु 5 वर्ष है और लड़के कितने हैं 4। दोस्तों योग का फॉर्मूला आप जानते हैं औसत गुने संख्या होता है, तो यहाँ में औसत 5 और संख्या 4 है इसका। तो दोस्तों इसका योग हो जाएगा 20। उसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई का। इसका मैं अगर योग करूँ दोस्तों तो इसका औसत आप देख रहे हैं कि 6 है और इसका संख्या जो है दोस्तों 4 है। तो दोस्तों इसका योग हो जाएगा 6 चौक 24। तो दोस्तों आप इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको ये माइनस करने पड़ेंगे। माइनस मैं अगर यहाँ पे कर दूँ दोस्तों तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या बच्चा सी माइनस ई इज इक्वल टू 20 में से अगर मैं 24 को यहाँ पे अगर माइनस कर दूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा -2। अब आप देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है सी जो है वो 8 वर्ष का है। सी का वैल्यू आप यहाँ पे 8 रख लेंगे माइनस ई इज इक्वल टू -2। तो दोस्तों ई को अगर आप उधर ले जाएंगे तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इधर आके 8 में दोस्तों ऐड हो जाएगा, तो 8 2 हो जाएगा 10। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में दोस्तों ऐसे नहीं है, लेकिन आंसर जो है दोस्तों यही जो है करेक्ट है। आप ऑप्शन में यहाँ पे पहले ऑप्शन को यहाँ पे आप 10 बना लेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य हो। तो दोस्तों आपको प्रथम 6 विषम संख्या बताना है का औसत बताना है और वो सब दोस्तों 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो दोस्तों 7 का मल्टीपल आपको यहाँ पे विषम लिखना है लेकिन 6 गुणज तक लिखना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे 7 जो है यहाँ पे लिख लेंगे, 7 का पहला मल्टीपल ये हो गया। उसी प्रकार विषम गुणज लिखना है दोस्तों, तो मतलब कि पहला मल्टीपल के बाद तीसरा मल्टीपल लिखना पड़ेगा। तो 7 3 21 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, उसके बाद 7 7 49 हो जाएगा दोस्तों,
उसके बाद 9वां मल्टीपल लेंगे 7 9 63, उसके बाद दोस्तों आप 11वां मल्टीपल लेंगे तो 7 को 11 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 77। तो दोस्तों इसी का आपको औसत निकालना है। औसत का फार्मूला दोस्तों होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो दोस्तों ये संख्या कितना है 6, इसको आप दोस्तों ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 6 7 3 10 10 9 19 19 5 24 24 और 1 25 और 7 32, 32 का 2 हो जाएगा कैरी 3, 7 और 3 10 10 6 16 16 4 20 20 3 23 23 2 25। तो दोस्तों हो जाएगा 252/6। दोस्तों इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये करके हो जाएगा कितना 6 चौक 24 और 1 बचेगा 12, 6 दूना 12। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 42। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। और आगे फिर कह रहा है स्टूडेंट्स यदि उसने वही वस्तु 10% कीमत पर खरीदी होती और 33 रुपये अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो दोस्तों लागत मूल्य जो है ये क्रय मूल्य होता है। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे क्रय मूल्य को CP को यहाँ पे मान लेता हूँ 100। दोस्तों इसको 5% हानि पर बेचा गया। तो दोस्तों इसको जब 5% हानि पर बेचा गया तो दोस्तों 100 का सामान अगर 5% हानि पर बेचा तो दोस्तों इसको कितने में बेचा 95 में बेचा। तो दोस्तों ये जो है इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों क्वेश्चन में आगे करा है कि यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती। तो दोस्तों पहले 100 में खरीदा, अब इसको 10% कम कीमत पर दोस्तों अगर खरीदा तो दोस्तों ये इसको कितना में खरीदा होता है। दोस्तों इसका न्यू CP दोस्तों हो जाएगा कितना, तो न्यू CP दोस्तों हो जाएगा 100 का सामान अगर 10 कम में खरीदा तो दोस्तों 90 में खरीदा। तो दोस्तों इसका न्यू CP जो है ये हो जाएगा 90 रुपया। आगे फिर करा दोस्तों 33 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 30% लाभ प्राप्त होता। दोस्तों इस पर अगर 30% लाभ इसको मिल रहा है तो दोस्तों 90 का 30% अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27। और दोस्तों 27 रुपये का लाभ हुआ है तो मतलब 90 में अगर मैं 27 को ऐड कर दूँ दोस्तों तो ये हो जाएगा 117। तो दोस्तों इसका न्यू SP आप यहाँ पे देख रहे हैं, न्यू सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा 117। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले से SP था इसका 95 और अब जो है न्यू SP इसका हो जाएगा 117। तो दोस्तों इसमें कितना का अधिकता आ गया, तो दोस्तों ये जो है कितना अधिक हो गया, तो ये हो गया दोस्तों 22 का वैल्यू दोस्तों आपको सवाल में दिया हुआ है कितना अधिक में बेच रहा है, तो दोस्तों 33। आपको दोस्तों आगे यहाँ पे निकालना है लागत मूल्य उसका कितना था। मतलब दोस्तों लागत मूल्य जो 100 मैंने शुरू में माना है उसका वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो 100 का वैल्यू आप अगर निकालेंगे दोस्तों तो दोस्तों इसको आगे सॉल्व जब करेंगे तो 33/22 गुने 100। तो दोस्तों ये कट जाएगा 11 दूना 22, 11 तिया 33 और 2 से मैं अगर इसको काट लूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों 50 से कैंसिल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ 50 तिया हो जाएगा 150। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 91 नंबर में लिखा हुआ है एक व्यापारी 2 बैल प्रत्येक 84 रुपये पर बेचता है और उन पर न तो लाभ कमाता न ही हानि सहता है। तदनुसार यदि उसने उनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा है तो दूसरे को कितनी हानि पर बेचा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 84 रुपये में वस्तु जो है वो खरीदा गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे सेलिंग प्राइस, इसमें दिए हुआ है दोस्तों 8400। अब एक को दोस्तों कह रहा है कि उसने 20% लाभ पर बेचा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप 120% का वैल्यू जो है 20% अगर लाभ हो रहा है तो 120% में बेचा होगा, जिसका मूल्य आपको दिया हुआ है 8400। तो दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले कितने में खरीदा है 100% का वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्रय मूल्य फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये इसका कितना गुना है, तो दोस्तों ये जो है आप कह सकते हैं इसका 70 गुना है। तो दोस्तों 70 गुना आप यहाँ पे भी करेंगे। 70 गुना मैं जब यहाँ पे अगर कर दूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना 7000। तो दोस्तों उसको जो है 7000 में ख़रीदा था और पहले जो है वस्तु को 7000 में ख़रीदा था और बेचा था कितने में 8400 में। तो दोस्तों इसमें लाभ इसको कितना हो गया दोस्तों, तो प्रॉफिट जो हो गया दोस्तों ये प्रॉफिट हो गया कितने का, तो 8400 से अगर मैं 7000 को माइनस कर दूँ तो दोस्तों इसका लाभ हो जाएगा कितना, तो इसका लाभ हो जाएगा 1400 रुपया। तो दोस्तों यही लाभ जो है ये हानि के बराबर भी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ना वो लाभ कमाता है ना हानि कमाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है लॉस हो गया इसका कितना 1400 रुपया। तो दोस्तों दूसरे वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पे 8400 रुपये तो क्रय मूल्य आया ही था। 8400 रुपये में उसको बेचा था प्रत्येक को, तो 8400 रुपये और दोस्तों प्लस इसका लॉस जो है दोस्तों ये हो जाएगा 1400। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 9800 दोस्तों दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हमने पता कर लिया। अब यहाँ पे आपको लॉस परसेंटेज बताने हैं कि दूसरे पे उसको कितनी हानि हुई। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि लॉस कितने का हुआ है, तो लॉस हुआ है 1400 का। कितने पर दोस्तों, तो दूसरे को उसने कितने में ख़रीदा 9800 में ख़रीदा गुने 100%।
तो दोस्तों इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 14 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये 7 से कट जाएगा, 14×7 = 98, तो 100/7। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 14.2/7%। दोस्तों इसी को आप बोल सकते हैं 100/7, आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 92 नंबर में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपने मित्र को एक कार 10% हानि पर बेचता है। तदनुसार यदि वह मित्र उसे 54,000 रुपये में बेचे और 20% लाभ प्राप्त कर ले तो कार का आरंभिक लागत मूल्य कितना था। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि कार का आरंभिक मूल्य जो है ये, इसको मैं CP लिख देता हूँ। और दोस्तों इसी पे 10% का हानि हुआ, तो दोस्तों कितना में उसको बेचा, 90% में बेचा, तो 90/100 हो जाएगा, गुने 20% का दोस्तों अब जो है इसको क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों 20% का लाभ का मतलब 120/100 इज इक्वल टू दोस्तों इसको फाइनली कितने बेच दिया है, 54,000 रुपये में। दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो 2 जीरो से 2 जीरो इसका कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैं 4 से अगर काट लूँ तो 4 तिये 12, और 4 से इसको काट लूँ तो 25 चौका 100। 3 से दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये 9 तिया 27 बन रहा है, 9 तिया 27, 27 से दोस्तों ये कट जाएगा, 2012 में 27 दूना 54 होता है। दोस्तों इसको जब आप आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को अगर मैं 2000 से गुना कर दूँ तो 25 दूना 50, तो 50,000 दोस्तों इसका आरंभिक मूल्य रहा होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 93 नंबर में लिखा हुआ है, एक मशीन की कीमत 6250 रुपये है। उस कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष की कमी आ जाती है। तदनुसार 3 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं पहले वर्ष में 10% जो है कमी आ जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो है 100 रहा होगा। अब इसमें जो है दोस्तों 10% की कमी आने के बाद ये 90 हो गया। दोस्तों उसी प्रकार दूसरे वर्ष में भी ये जो है पहले से 100 रहा होगा, और 20% की कमी आने के बाद दोस्तों ये 80 हो गया होगा। उसी प्रकार दोस्तों तीसरे वर्ष में 30% की कमी आती है, तो दोस्तों ये जो है पहले 100 रहा होगा, और फिर मैं अगर 30% इसमें कम कर दूँ तो दोस्तों ये हो जाएगा 70। तो दोस्तों आपको इन्हीं को सॉल्व करना है। तो पहले रेशियो में आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार आप दोस्तों यहाँ पे इसको और इसको जब काटेंगे तो ये दोस्तों 20 चौका 80, और ये हो जाएगा 20×5 100। दोस्तों यहाँ पे 100 और 70 को अगर मैं काटूँ तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप क्रॉस भी काट सकते हैं, क्रॉस अगर कट रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पे काट सकते हैं। तो दोस्तों ये अगर मैं 4 और 10 को काटूँ तो ये दोस्तों हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप इसको जब आगे, दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 और 10 भी कट रहा है, तो 2 को आप यहाँ पे काट रहे हैं 10 से, तो दोस्तों ये हो जाएगा 2×5 = 10। दोस्तों आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगला स्टेप यहाँ पे गुना करेंगे। तो दोस्तों 5, 5 और 5 को गुना अगर मैं कर लूँ हो जाएगा 125। रेशियो दोस्तों यहाँ पे 9 और 7 को गुना कर लूँ तो हो जाएगा 9 7 63। तो दोस्तों इसका पहले जो कीमत था मशीन का 125 का वैल्यू ही आपको दिया हुआ है दोस्तों, रुपीज़ में कितना दिया हुआ है, तो 6250। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 125 का 6250 जो है ये 50 गुना है। तो दोस्तों रेशियो में आप सेम गुना इधर भी कर लेंगे। तो दोस्तों 50 गुना अगर मैं 63 में 50 से गुना कर दूँ तो 3×5 = 15, कैरी 1, 6×5 = 30, 31, और ये 0 यहाँ पे लग जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है 3 वर्षों के बाद मशीन की कीमत 3150 रुपये हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 94 नंबर में लिखा हुआ है, एक गांव की जनसंख्या 25,000 रुपये है, उसमें 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं। उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे शिक्षित लोगों का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हैं कि 25,000 में स्त्रियां और पुरुष जो है दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले निकालने होंगे इसकी संख्या। तो दोस्तों आप यहाँ पे स्त्रियां जो है देख रहे हैं कि फीमेल जो है यहाँ पे 25,000 में से अगर 1/5 है दोस्तों, तो 1/5 अगर आप 25,000 का करते हैं तो मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। 25,000 का दोस्तों अगर आप 1/5 करते हैं इसका मतलब 5 से इसको भाग देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आ जाएगा कितना, 5,000। तो दोस्तों ये आ जाएगा 5,000। तो फीमेल जो थी दोस्तों ये 5,000 थी, और इसमें दोस्तों फीमेल जो है कितने प्रतिशत अशिक्षित हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 40% फीमेल जो हैं, स्त्रियां जो हैं अशिक्षित हैं। तो दोस्तों लेकिन पूछा यहाँ पे शिक्षित का, तो दोस्तों 40% अगर अशिक्षित है महिलाएं तो 60% शिक्षित भी होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे 60% का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 00 से यहाँ पे 00 कट जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों 500 अगर मैं यहाँ पे 6 से गुना कर दूँ तो ये हो जाएगा 3000। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं मेल का आपको संख्या कितना हो जाएगा, 5,000। अगर दोस्तों 25,000 में से 5,000 अगर महिलाएं थी तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि 20,000 पुरुष रहा होगा। तो 20,000 पुरुष में से दोस्तों अशिक्षित पुरुष कितने हैं, अशिक्षित पुरुष दोस्तों आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5%। तो दोस्तों 95% जो है वो पुरुष शिक्षित रहे होंगे। 95% का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। तो 00 से 00 कैंसिल, और दोस्तों यहाँ पे मैं 95 गुना अगर करूँ तो ये हो जाएगा 190, और उस पर 2 0 आप लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुल शिक्षित कितने हो गए, तो 19 और 3 24, 19 और 3 22।
तो 22,000 दोस्तों कुल शिक्षित का परसेंट है। तो दोस्तों जो शिक्षित लोग हैं उसका प्रतिशत आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों शिक्षित लोग जो है ये हो जाएंगे 22,000 कितने में से दोस्तों, तो 25,000 लोगों में से। तो दोस्तों परसेंट निकालने के लिए यहाँ पे आप 100% से गुना कर लेंगे। तो दोस्तों इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो यह कैंसिल आउट हो जाएगा और 25 चौका ही हो जाएगा दोस्तों 100। दोस्तों यहाँ पे 22 को 4 से अगर मैं गुना कर लूँ तो हो जाएगा 28% शिक्षित लोगों का परसेंट आपको आ चुका है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 88%। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 95 नंबर में लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर लगे बिजली के खंभे को 7 सेकंड में पार कर लेती है और पूरे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 390 मीटर हो तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों सबसे पहले लाइन में आप देख रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में एक रेलगाड़ी जो है, एक प्लेटफॉर्म नहीं सॉरी दोस्तों, प्लेटफॉर्म पर लगे बिजली के खंभे को पार करने में 7 सेकंड का समय ले रही है। तो दोस्तों रेलगाड़ी अगर बिजली के खंभे को पार कर रही है दोस्तों, तो रेलगाड़ी जो है वो दूरी जो कवर की वो अपने लंबाई के बराबर ही कवर की। तो दोस्तों मैं यहाँ पे रेलगाड़ी का दूरी यहाँ पे टी मान लेता हूँ, तो दूरी बटे यहाँ पे दोस्तों इस समय कितना लग रहा है इसको 7 सेकंड। तो ये हो जाएगा दोस्तों चाल, इसका चाल, तो यह रेलगाड़ी का चाल आपको T/7 हो गया। आगे दोस्तों कह रहा है कि उसी रेलगाड़ी को पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में 28 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दिया हुआ है यहाँ पे 390 मीटर। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे आप लिख लेंगे 390 और इस बार दोस्तों प्लेटफॉर्म को पार करने में प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई कुल दूरी ये होगा, अपॉन में आप लिख लेंगे यहाँ पे 28 सेकंड दोस्तों इसको इस बार समय लग रहा है। दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 7 से अगर मैं 28 को काट लूँ 7 चौका 28, इसको आप दोस्तों आगे क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 4t इज इक्वल टू दोस्तों ये हो जाएगा 390 प्लस t। दोस्तों t को अगर मैं इधर ले आऊँ तो 4t में से अगर मैं t को माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 390। तो दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे आगे तो ये कट के हो जाएगा कितना 130 मीटर। तो दोस्तों ट्रेन जो है या रेलगाड़ी उसकी लंबाई आगे यहाँ पे 130 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 96 नंबर में लिखा हुआ है, एक समुद्री जहाज के ऊपर से एक बंदूक चलाई जाती है, उसकी आवाज़ की अनुगूंज एक चट्टान से 9.6 सेकंड बाद सुनी जाती है। उस ध्वनि की गति 1100 फीट प्रति सेकंड है। तदनुसार उस चट्टान की जहाज से दूरी कितनी है। तो दोस्तों अनुगुंज वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आप दूरी जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो दोस्तों दूरी जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनुगुंज यहाँ पे हो रहा है, तो मतलब यहाँ से जब गोली चलाई गई एक जगह से तो दूसरे जगह पे टकराने के बाद पुनः सुनाई दे रही है दोस्तों, उस कंडीशन में यहाँ पे दूरी आप यहाँ पे दुगुना लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसका स्पीड कितना दिया हुआ है तो 1100 और दोस्तों समय कितना लग रहा है 9.6। दोस्तों यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे इसका 1 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा और 2 से दोस्तों अगर मैं इस 96 को काट लूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों 48। आगे इसको जब आप गुना करेंगे 110 को 48 से तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5280 फीट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन 97 पे। 97 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों लिखा हुआ है 2400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 3264 रुपये हो जाती है। तदनुसार यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वही धनराशि उतनी ही समय में कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं 2400 रुपये धनराशि था और 3264 रुपये हो गया 4 वर्षों में। तो दोस्तों ब्याज कितना मिला, तो दोस्तों आप यहाँ पे कह सकते हैं ब्याज जो है अगर मैं 3264 में से अगर मैं इसका प्रिंसिपल धनराशि 2400 रुपये अगर माइनस कर दूँ दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 864 रुपये। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है रेट परसेंट फाइंड आउट कर लेना है। तो दोस्तों रेट परसेंट इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना दिया दोस्तों 2400 और मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है 4 साल। दोस्तों 0 से 00 को यहाँ पे काट लेंगे। अगर मैं दोस्तों आगे इसको सॉल्व करूँ तो 4 से ये कट जाएगा दोस्तों 4 दूना 8 और 16 चौका 64। 24 से दोस्तों जब आप इसको काटेंगे तो दोस्तों ये कट के आ जाएगा 9%। दोस्तों आप आगे यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि तदनुसार यदि ब्याज दर 1% की वृद्धि कर दी जाए तो दोस्तों यहाँ पे जो है न्यू रेट परसेंट हो जाएगा 9% ब्याज हम लोगों ने निकाला, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 1% की वृद्धि करने के लिए करा है तो ये जो है दोस्तों अब हो जाएगा 10%। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब वही धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी, तो वही धनराशि का मतलब दोस्तों धनराशि जो है शुरू में कितना था 2400। तो दोस्तों आप क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे देख रहे हैं कि धनराशि कभी भी 100% होता है। 100% का वैल्यू आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे 2400 रुपये दिया हुआ है। अब दोस्तों कह रहा है कि कितनी हो जाएगी, इसका मतलब दोस्तों आपको निकालना मिश्र धन अमाउंट। तो दोस्तों अमाउंट जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दर 10% है
और कितने साल, तो उतने ही समय में करा, मतलब 4 साल में। तो दोस्तों 4 साल में अगर 10% का अगर ब्याज से कितना ब्याज बनेगा, तो दोस्तों तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 40% ब्याज बनेगा। तो दोस्तों 40% ब्याज बन रहा है, तो मूलधन तो 100% पहले से है, तो दोस्तों 100% और 40% आप जोड़ लेंगे तो वही मिश्रधन होगा। तो दोस्तों मिश्रधन यहाँ पे हो जाएगा आपको 140%। तो दोस्तों आप मिश्रधन जब निकालेंगे तो यहाँ पे मूलधन और ब्याज का प्रतिशत यहाँ पे जोड़ करके निकालेंगे, तो 140% का वैल्यू आपको निकालने हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 का 2400 जो है ये 24 गुना है। तो दोस्तों सेम गुना आप यहाँ पे भी कर लेंगे। तो दोस्तों अगर मैं 140 को यहाँ पे 24 से अगर मैं दोस्तों गुना कर लूँ, तो दोस्तों ये हो जाएगा, आप गुना कर सकते हैं 24 चौका 96 का 6 बचा 9, 24 गुना 24 नहीं सॉरी दोस्तों 24 से ही गुना कर सकते हैं आप, या 14 से भी गुना कर सकते हैं। 14 चौका 56 का 6 बचा 5, 14 दूना 28 और 5 33। और दोस्तों एक जीरो जी यहाँ पे लग जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर आ चुका है 3360, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 98 में। 98 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि जोड़ने पर कितने समय में 1331 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं 10% जो है यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन मिलने हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट आप लिख लेंगे। और सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हैं कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों हो जाता है 1/10। तो दोस्तों 10 जो है यहाँ पे मूलधन लगाया होगा, तो 1 उस पर दोस्तों ब्याज मिला होगा, अमाउंट हो गया होगा दोस्तों 11। उसी प्रकार दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में आगे जो है दोस्तों यहाँ पे आप 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर करेंगे, तो दोस्तों ये फाइनली कितना आ जाएगा। तो दोस्तों इसका वैल्यू जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हो जाएगा 100, और दोस्तों ये हो जाएगा 121। उसके बाद दोस्तों आप तीसरे साल में अगर करेंगे तो 10 का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 11 का क्यूब। तो दोस्तों 10 का क्यूब आप देख रहे हैं कि 1000 हो जाता है, और 11 का क्यूब 1331 हो जाता है। मतलब दोस्तों यहाँ जो है आकर के ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब 1000 अगर मैं धनराशि लगाऊं तो 10% के दर पर दोस्तों चक्रवृद्धि अगर जोड़ना पड़े तो ये 1331 हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कितने साल पे हुआ, तो 1 साल ये हो गया दोस्तों, 1 साल ये हो गया और 1 साल ये हो गया। तो दोस्तों इसका समय जो हो गया ये 3 साल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, मैं इस तरीके को ही बेस्ट समझता हूँ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 वर्ष। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 99 में। 99 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 15% अंक अधिक प्राप्त किया। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ने दूसरे की तुलना में करा। दोस्तों एक को आप मान लीजिए x, और दूसरा जो है दोस्तों इससे 15 अंक जो है अधिक हासिल कर रहा है, तो x + 15 अंक ये हासिल कर रहा होगा दोस्तों, आप कह सकते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों आगे कह रहा है कि और उसके अंक उनके अंकों के योग का 55% था। तो दोस्तों जिसने 15% अधिक हासिल किया है, मतलब दोस्तों x + 15 वाले का यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो इसका जो दोस्तों अंक था ये दोनों के योग का, दोस्तों अगर मैं दोनों का योग यहाँ पे कर लूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों 2x + 15। तो दोस्तों 2x + 15 मैं यहाँ पे कर लिया, और दोस्तों इसका कितना था अंकों के योग का 55%। तो दोस्तों आप 55% यहाँ पे लिख लेंगे 55/100। आगे मैं इसको अगर सॉल्व करूँ दोस्तों तो ये 5 से कट जाएगा, 20 × 5 = 100, 11 × 5 = 55। क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों जब आप करेंगे 20 को यहाँ पे x + 15 से गुना करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 20x + 300 = दोस्तों 11 से आप इसमें गुना कर लेंगे 2x + 15 में, तो 11 दूना हो जाएगा दोस्तों 22x प्लस 11 और 15 को गुना कर लूँ अगर, तो ये हो जाएगा दोस्तों 165। दोस्तों जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 135। x का वैल्यू दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 67.5। मतलब कि यहाँ पे आप दोस्तों इसको 2 से 135 को जब आप काटते हैं तो 67.5 आएगा। तो दोस्तों आप 67.5 एक ही ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, मतलब कि दूसरे स्टूडेंट को जो मिला होगा दोस्तों 82.5 मिला होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 100 पर। 100 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, एक ठोस शंकु का अपसर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का 3 गुना है। यदि ठोस शंकु के आधार का व्यास 1 मीटर हो तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ठोस शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, तो ठोस शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लेंगे, या इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ठोस शंकु का या शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो πr/l। तो दोस्तों ये जो है किसके बराबर दे रहा है, तो उसके आधार के क्षेत्रफल का 3 गुना। तो दोस्तों शंकु का आधार वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाता है दोस्तों πr²। इसका कितना है दोस्तों 3 गुना है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि आगे पाई से पाई यहाँ पे मैं काट सकता हूँ, और ठोस शंकु के आधार का व्यास 1 मीटर आपको दिए हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे r² का यहाँ पे स्क्वायर और ये r मैं काट सकता हूँ, और इसका दोस्तों व्यास मैंने
यहाँ पे देख रहा है कि 1 मीटर दिया हुआ है, तो दोस्तों त्रिज्या 1/2 हो जाएगा। तो एल इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या 1/2 आप लिख लेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर व्यास अगर 1 मीटर, त्रिज्या इसका आधा होगा, तो 1/2 मैंने लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ पे इसका त्रिज्या की ऊंचाई एल जो है कितना आ गया, 3/2 मीटर। दोस्तों आप आगे देख रहे हैं कि यहाँ पे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों शंकु का टोटल सरफेस एरिया यहाँ आप फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों इसका फार्मूला जाता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। दोस्तों अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो पाई को दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में पाई ही रहने दिया है, तो इसको पाई ही यहाँ पर रहने देंगे। और त्रिज्या यहाँ पे आपको दिया हुआ है दोस्तों 1/2। दोस्तों अब यहाँ पे भी त्रिज्या 1/2 रखेंगे, और प्लस यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि एल जो है 3/2 मैंने निकाला है। दोस्तों इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 1/2 और 3/2 को जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये बन के आ जाएगा, ये जो है दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये आ जाएगा 2। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 जो है और ये 2 आपस में कट जाएगा, तो दोस्तों ये कितना बच जाएगा फाइनली, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पाई वर्ग सेंटीमीटर। आज के इस सेशन के लिए दोस्तों धन्यवाद। आगे मैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा। तब तक मेरे आप चैनल पे बने रहेंगे, और वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।